चैप्टर 1 असली परिवार। तो चलिए शुरू करते हैं नई कहानी। मेहता परिवार में डाइनिंग टेबल पर खाना लगाते ही मदन मेहता ने अनामिका की प्लेट में खाना रखते हुए कहा, शायद ये हमारा आखिरी दिन होगा एक साथ। मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा है कि तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स तुम्हें इतनी जल्दी अपने साथ वापस ले जाना चाहते हैं। उसकी आवाज में रिग्रेट साफ झलक रहा था। तब अचानक उसे अपने 3 महीने पहले वाला एक्सीडेंट याद आया। उसे अर्जेंटली ब्लड की जरूरत थी और जब अनामिका का खून लेने के बारे में सोचा गया, तब डॉक्टर उसको ये पता चला कि उन दोनों को कोई खून का रिश्ता है ही नहीं। इस न्यूज़ ने पूरी फैमिली को शॉक कर दिया। उस एक्सीडेंट से ठीक होने के बाद मदन मेहता ने अपनी असली बेटी जीविका मेहता को काफी इफेक्ट लगाकर खुद ढूंढा और अनामिका जो उनकी बेटी है ही नहीं, इसलिए यह बात उन्होंने ऑनलाइन पोस्ट कर दी ताकि उसके बर्थ पेरेंट्स को खोजा जा सके। कल किसी ने उन्हें कॉल करके बताया कि वह अनामिका की असली मदर है और आज उसे वापस लेकर जाएगी। मैंने शेफ से कहकर तुम्हारी सारी फेवरेट डिशेज बनाई है, मदन ने कहा। फिर और बोला, खाना खाओ, आज तुम अपने असली बायोलॉजिकल पेरेंट्स के पास जा रही हो, किसे पता कि उनकी सिचुएशन कैसी होगी। कल के काल से मदन को पता चला कि अनामिका के असली पेरेंट्स अभी कोई काम नहीं करते हैं और एक ऐसी जगह पर रहते हैं जहां के लोगों को अच्छा नहीं माना जाता और जहां देश के सबसे गरीब लोग रहते हैं। अगर वह वहां गई तो उसे इतना डिलीशियस खाना कभी दोबारा नहीं मिलेगा। अनामिका बिना किसी इमोशंस के वहां बैठी हुई थी, उसकी आंखें क्लियर थी और वह सबकी इमोशन समझ रही थी। उसने अपना चम्मच नीचे रखते हुए कहा, मेरा हो गया। इतना कहकर वो खड़ी हुई और वहां से चली गई, जैसे उसे इस घर से कोई अटैचमेंट हो ही ना। मदन की वाइफ मीना जो वहां बैठी हुई थी, वह उसकी बातें सुनते ही कंप्लेंट करने लगी, उसे बिगड़ना बंद करो। उसने तो तुम्हारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट भी नहीं किया। एक बार वह अपने रियल पेरेंट्स के पास चले जाए, तब उसे पता चलेगा कि जिंदगी कितनी मुश्किल हो सकती है और हम उसे यहाँ कितने अच्छे से रखते थे। मोम, इतना अपसेट होने की जरूरत नहीं है। मुझे पक्का यकीन है कि मेरी बहन भी वापस नहीं जाना चाहती, इसलिए उसे बहुत बुरा लग रहा है। इस बार जीविका बोली, जो 1 महीने पहले मेहता परिवार में वापस आई थी। कल उसने अपने पेरेंट्स की पूरी बात सुनी और तब जाकर उसे पता चला कि अनामिका के बायोलॉजिकल पेरेंट्स बहुत गरीब है। उनके पास कोई जॉब नहीं है, उनके घर पर 5 बेटे हैं जिनके अभी तक शादी नहीं हुई है, यहाँ तक कि उसकी एक बूढ़ी दादी भी है जो बीमार है और उन्हें देखरेख की जरूरत है। वह लोग काफी बुरी हालत में है। वह काफी लकी फील कर रही थी कि वह एक अमीर परिवार में लौटी है और उसने खड़े होते हुए कहा, मैं जाकर उन्हें देखती हूँ। डाइनिंग टेबल में मदन ने मीना की तरफ देखा और कहा, इस तरह बिहेव क्यों कर रही हो? अनामिका भी हमारी ही बेटी है। मीना ने मुंह बनाकर कहा, जब भी मैं सोचती हूँ कि यह लड़की जिसका हमसे कोई रिश्ता ही नहीं है, उसे हम लोग इतने सालों तक अपने बेटी की तरह प्यार करते आए और उसका ध्यान रखा है, जबकि हमारा अपना खून हमारी प्यारी जीविका यूं ही बाहर की दुनिया में भटकती रही, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। अनामिका लिविंग रूम में पहुंची का उसे पर रखा हुआ उसने अपना बैकपैक उठाया और घर छोड़ने के लिए तैयार हो गई। तभी जीविका ने उसके पीछे आते हुए कहा, अनामिका, समर्थ के साथ मेरी सगाई नवंबर में ही है, तुम आओगी ना? उसकी आंखें बहुत क्लियर थी मगर उसकी आवाज में एक अलग ही एरोगेंस और प्राइड नजर आ रहा था। सबको पता था कि मेहता परिवार और मल्होत्रा परिवार की बच्चों की शादी है। अगर मदन ने अपनी असली बेटी जीविका को नहीं ढूंढा होता तो अनामिका की सगाई समर्थ से हो रही होती। समर्थ बहुत अच्छा है, वह हमेशा मुझसे अच्छे से बिहेव करता है, मगर मेरे पेरेंट्स ने मुझे ढूंढा नहीं होता तो तुम्हारी ही सगाई उसे होती ना। ना बहन, इसके लिए तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं होना? अनामिका ने कोल्डली हंसकर कहा, थैंक्स टू यू, यूजलेस इंसान को वह मिल गया जिसे वह बिलोंग करता है। उद्धरण चिन्ह। एक्सक्यूज मी, क्या? मैं वैसे ही प्लान कर चुकी थी कि मैं उसे कचरे की तरह बाहर फेंक दूंगी, मगर मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मेरे छोते ही कोई आ जाएगा उसे कचरे को उठाने के लिए। अनामिका बोली, तुम्हें तो मैं। जीविका अपना गुस्से से कंट्रोल खोने ही वाली थी, लेकिन जैसे ही उसने किसी को उसे तरफ आते हुए देखा, वह एक डरे हुए मासूम खरगोश की तरह बन गई और लाल आंखों से अनामिका को देखने लगी। ठीक उसी वक्त मीना लिविंग रूम में आई और यह सीन देखते ही उसने गुस्से में चलते हुए कहा, अनामिका, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी बहन से कर बात करने की? क्या तुम्हारे दिमाग खराब हो गया है? मेरा दिमाग खराब हो गया है, अनामिका ने हंसते हुए कहा। मुझे तो लगा था कि जिसका दिमाग खराब हुआ है वह आप है, और न सिर्फ आपका दिमाग खराब है बल्कि आप आंधी भी हैं। आपको शायद हॉस्पिटल जाकर अपनी आंखों का चेकअप करवाना चाहिए। अनामिका ने अपनी मन ही मन सोचा, दो फेस वाली लड़की के साथ 1 महीने से रह रही है और फिर भी उसके असली रंग नहीं दिखाई दिए। सच में उसकी आंखें खराब हो गई है। मीना गुस्से में कांप रही थी। अनामिका, मैं अपना फेवरेट नेकलेस जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया था,
वह तुम्हें देना चाहती थी। आफ्टर ऑल हम बहनें हैं, अब जब हम अलग हो रहे हैं तो किसे पता कि हम दोनों एक दूसरे से मिलेंगे या फिर नहीं। जीविका ने पुरानी बातें भूलने का नाटक किया और आगे दौड़कर अनामिका को पकड़ने ही वाली थी, लेकिन उसका हाथ अनामिका के बैकपैक पर लग गया और अगले ही सेकंड कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। एक रूबी नेकलेस अनामिका के बैकपैक से गिरा। सबने क्या देखा, किसी को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। जीविका ने अपना मुंह कवर करके हैरान होने का नाटक करते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? जो रूबी नेकलेस मैं अपनी बहन को देना चाहती थी वह ऑलरेडी तुम्हारे बैग में क्या कर रहा है? ये देखकर अनामिका का चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसे यह नाटक करने के साथ साथ उसे एक चोर होने का दाग भी लगाना चाहती है। जीवी का नेकलेस तुम्हारे पैक में कहाँ से आया? मीना को एक पल के लिए अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ और अगले ही सेकंड उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, मदन आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ से जाने वाली है। लेकिन उसने जीवी का नेकलेस चुरा लिया। मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि इतने सालों तक हमने जिस बेटी को बड़ा किया वह एक चोर है। मदन दौड़ते हुए वहां आया और उसने हैरानी से पूछा, क्या हो रहा है? कोई बात नहीं। जीविका ने जल्दी से सब कुछ सॉर्ट आउट करने का नाटक करते हुए कहा, वैसे भी मैं ये नेकलेस अपनी बहन को ही देने वाली थी। क्या फर्क पड़ता है मैंने पर्सनली से दिया फिर या फिर उसने अपने आप ले लिया? एक ही बात है। एक ही बात कैसी हुई? उसने तुम्हारा नेकलेस तुम्हारी परमिशन के बिना ले लिया, इस चोरी कहते हैं। मीना बहुत गुस्से में थी। अनामिका तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? आसपास की नौकरानियां भी बोलने लगी, मिस आप बहुत बड़े दिल की है। ये नेकलेस लाखों का है और उसे स्पेशली आपके लिए डिजाइन करवाया है आपके पेरेंट्स ने। एक पर्सनल डिजाइनर से यह पूरी दुनिया में एक ही है। यहाँ तक कि इस पर आपका नाम भी लिखा हुआ है और ये तो आपका फेवरेट है। उसने तो लगभग चुरा ही लिया था, आप तो उसे ब्लेम भी नहीं कर रही हो। अपने आसपास के लोगों की बातें सुनकर जीविका अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी। यही तो वह चाहती थी, लेकिन उसने समझदार होने का नाटक करते हुए एक्सप्लेन किया, उसे वह नेकलेस मुझसे ज्यादा चाहिए। क्वोट। आसपास के लोग फिर से उसकी तारीफ करने लगे और उसकी और अनामिका को कंपेयर करने लगे। उन्हें सबको यही लग रहा था कि जीविका हर मामले में अनामिका से बेहतर है। बस अनामिका के चेहरे को छोड़कर, बस अनामिका से थोड़ी ज्यादा लंबी और सुंदर है, वरना वह जीविका को नहीं हरा सकता। मीना ने जीविका के हाथ से वह नेकलेस लिया और बोली, तुम बहुत भोली हो मेरी बच्ची। जैसे ही वह अपनी फैमिली के पास वापस जाएगी वो लोग बहुत गरीब है, वह सब कुछ उसके पैसे ले लेंगे। अगर तुम ऐसे 10 नेकलेस उसे दोगी तो वह फिर भी सेटिस्फाई नहीं होंगे। इतना कहकर मीना ने घूरकर अनामिका को देखा और बोली, हमने तुम्हें बड़ा करने में अपना बेस्ट दिया है। ये नेकलेस जीवी के लिए गिफ्ट है, इसे छीनने के बारे में सोचना भी नहीं। मैं पुलिस को बुलाओ, उससे पहले ही निकल जाओ यहाँ से। उद्धरण चिन्ह। मॉम। जीविका ने बीच कुदत हुए कहा, अनामिका के पेरेंट्स के पास जॉब नहीं है और उसके 5 भाई हैं जिनके अभी तक शादी नहीं हुई और एक बूढ़ी दादी माँ जिनका ध्यान रखना है। इस नेकलेस को बेचकर उसे कुछ पैसे मिल जाएंगे, उसे मुझसे ज्यादा इसकी जरूरत है। उसकी दरिया दिल्ली देखकर सारी नौकरानियां इमोशनल हो गई। वह किस तरह की अच्छी और काइट हेडेड लड़की है। मॉम, जब आपने ये नेकलेस मुझे दे दिया है तो मुझे पूरा हक है ये डिसाइड करने का कि मुझे इसके साथ क्या करना है। जीविका ने मीना के हाथ से नेकलेस लिया और अनामिका के सामने रखा जैसे वह कोई खजाना हो। अनामिका, इसे ले लो, मैं तुम्हें चोरी करने के लिए ब्लेम नहीं करूंगी, वैसे भी ये तुम्हारा ही था। अनामिका ने अपनी नजर उठाकर सामने खड़ी दो चेहरे वाली लड़की को देखा। वह काफी ध्यान से जीविका को देख रही थी, जो काफी बेवकूफ थी, इस तरह की छोटी मोटी और की हरकतें करके उसे फंसाने की कोशिश कर रही है। क्या उसे फंसाने के लिए उसके पास कोई और बेहतर और स्मार्ट आइडिया नहीं था? बहन, मैं मॉम को पकड़ते रखती हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ। अनामिका हल्के से मुस्कुराए, उसकी वह गहरी आंखें सब कुछ देख रही थी। जीविका को हमेशा अनामिका की इस डेविल स्माइल से डर लगता था। अनामिका का एटीट्यूड स्टेटस ऐसे जैसे वह सब कुछ कंट्रोल कर सकती है और उसके एटीट्यूड की वजह से ही काफी लोग अनामिका से डर जाते थे और थोड़े गिल्टी भी। अनामिका अपने वह नेकलेस लिया और हल्के से मुस्कुराए। इतना चिप रूबी नेकलेस, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता किस तरह की सस्ती दुकान से लिया गया है, ये सिर्फ कुछ लाख रुपए उसकी नजरों में वह वर्थलेस था। जैसे ही सबको लगा कि अनामिका वह नेकलेस ले लेगी, अगले सेकंड अनामिका ने बगल में पड़े हुए कचरे के डब्बे में डायरेक्ट उस नेकलेस को फेंक दिया। उसका एक्शन इतने फास्ट थे और स्विफ्ट थे कि उसने एक भी सेकंड वेस्ट नहीं किया। सब लोग हैरान हो गए। थोड़ी देर शॉक रहने के बाद मीना चिल्लाए, अनामिका तुम कर क्या रही हो? ये तुम्हारी बहन का सबसे महंगा नेकलेस था, उसने तुम्हें दिया और तुमने इसी तरह फेंक दिया। क्या जीविका ने मुझे नेकलेस दिया तो मैं उसके साथ कुछ भी कर सकती हूँ? यही तो आपकी प्यारी मासूम बेटी ने अभी कहा।
अनामिका ने एक मजाक उड़ाने वाली स्माइल के साथ कहा। आप लोगों ने इतने साल में कुछ भी किया है वह अपने साथ में नहीं लेकर जा रही हूँ। वह अपने साथ इस तरह के सस्ता नेकलेस क्यों लेकर जाना चाहिए? जो भी मैंने कपड़े पहने हैं और जो भी मेरे बैकपैक में सामान है वह मैंने खुद खरीद है। अनामिका की बातें सुनकर इग्नोर करेंगे मजाक में उड़ते हुए कहा, तुमने कहा कि यह सामान तुमने खुद खरीदा है। कितनी हंसी वाली बात है, तुम्हारे पैसे वही है ना जो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें पॉकेट मनी के तौर पर देते थे। क्या मुझे एक नौकरानी को बताना होगा कि मैं पैसे कहाँ से कमाती थी? तुम नौकरानी हो जिसे इस परिवार ने हायर किया है तो अपना काम करो। वह नौकरानी बहुत गुस्से में थी मगर कुछ बोल नहीं पाई। ठीक है फिर, मदन ने गहरी सांस छोड़ी और सिचुएशन को शांत करते हुए कहा, अनामिका टाइम हो गया है, चलो मैं तुम्हें बाहर छोड़ देता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मिस्टर मेहता। अनामिका ने इस बार उसे मिस्टर मेहता कहा। ऑब्वियसली वह मेहता परिवार से दूरी बनाना चाहती थी। सर, क्या हमने इसके जाने से पहले इसका बैग नहीं चेक करना चाहिए? हो सकता है ये कुछ महंगी चीज चुरा कर ले जा रही हो। वह बकबक करने वाले नौकरानी अभी भी चुप नहीं बैठी और उसने मदन से कहा, छोड़ दो। मदन ने कहा, आफ्टर ऑल वह काफी अमीर था और अगर अनामिका कुछ महंगा उठाकर भी ले जाती है तो वह ये बात सबके सामने नहीं लाना चाहता था और बैग चेक करना इतना नीचा काम कि वह ये बात नहीं करना चाहता था। अनामिका जब फ्रंट डोर के पास पहुंची अपने बैकपैक के साथ उसे सामने एक ब्लैक कलर की रोल्स रॉयस खड़ी दिखाई दी। यह मामूली रोल्स रॉयस से थोड़ी अलग थी, ना सिर्फ उसे पर डेंट थे बल्कि उसकी विंडशील्ड की हल्की टूटी हुई थी। ड्राइवर उस गाड़ी से थोड़ा अकबोर्डली बाहर आया। उसका ग्लास भी हल्का टूटा हुआ था। जैसे ही उसने अनामिका को दरवाजे के सामने देखा वह एक पल के लिए जम गया। उनके सामने खड़ी लड़की की सुंदर आईब्रो, ब्राइट आंखें, लंबी नाक एक चलती फिरती परी थी, बिल्कुल उनकी मैडम की तरह जो यंग एज में ऐसे ही देखती थी। लेकिन ये लड़की उनकी मैडम से भी ज्यादा कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव थी। मिस, आई एम सॉरी। उस ड्राइवर ने जल्दी से अनामिका के पास पहुंचकर माफी मांगते हुए कहा, जब मैं आ रहा था तो मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट ट्रक से हो गया और टाइम पर डोज न करने की वजह से यह गाड़ी की हालत हो गई है। मुझे डर था कि आपको ज्यादा देर वेट करना है पर आप नाराज हो जाएंगी, इसलिए मैं घर जाकर गाड़ी बदल कर नहीं आया। मगर मैंने चेक किया है, गाड़ी बिल्कुल ठीक है, बस उसके ऊपर से ही बुरी दिख रही है। उस ड्राइवर की बातों से काफी कुछ रिवील हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पेरेंट्स अफवाह के अनुसार गरीब ना हो? वह लोग एक कार अफोर्ड कर सकते हैं। अगर वह गलती नहीं कर रही है तो ये कार एक कस्टमेड रोल्स रॉयस है जो दुनिया में अपनी तरह की एक ही है और उसकी कीमत मिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। अनामिका ने मुस्कुराकर पूछा, आपने मुझे मिस कहा? आप फैमिली की इकलौती बेटी है, आपकी 5 बड़े भाई हैं। ड्राइवर ने इतना कहा फिर जल्दी से आगे बोले, आई एम सॉरी, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना भूल गया। मैं महेश हूँ, आपकी फैमिली का ड्राइवर। तो उसकी फैमिली ने उसे लेने के लिए एक ड्राइवर को भी भेजा है। इसका मतलब है जितना मेहता परिवार न उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स के बारे में बोला उसके पेरेंट्स होते हैं, भिखारी नहीं है। मिस, आपका लगेज कहाँ है? जब महेश ने अनामिका कंधे पर सिर्फ एक बैकपैक देखा तो उसने पूछा, क्या वह अंदर है? मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, अनाहिता ने कहा। नहीं है, मेरे पास इतना ही सामान है। महेश ने जल्दी से हाँ में सर हिलाते हुए कहा, फिर तो आप गाड़ी के अंदर जाकर मेरा इंतजार कीजिए। मैं वह सारे गिफ्ट जो आपकी मोम ने आपके पुराने पेरेंट्स को देने के लिए कहा था वह दे देता हूँ और आपका इतने सालों तक ध्यान रखने के लिए शुक्रिया कह देता हूँ। उसके बाद हम चलेंगे। इतना कहकर महेश ने जल्दी से जाकर गाड़ी का दरवाजा खोला अनामिका के बैठने के लिए। लेकिन अगले ही सेकंड गाड़ी का दरवाजा पूरी तरह से बाहर आ गया। उसे ट्रक में बहुत बुरी तरह से गाड़ी को इफेक्ट किया था। मेहता परिवार जो अभी अभी बाहर आया था, उसने पूरा सीन देखा। जीविका सामने का सीन देखकर बहुत खुश हो गई और अपने आप से मन में सोचा, ये किस तरह का कचरा का ढेर है? क्या है वह दरवाजा किसी पेपर वगैरह का बना है? किस तरह का ड्राइवर है वह जो इस तरह के कचरे को ढेर कर चला रहा है? क्या अनामिका की असली फैमिली सच में इतनी गरीब है? मीना ने जब ड्राइवर को अनामिका को लेने के लिए आए हुए देखा तो उसे लगा कि क्या उसके पेरेंट्स में इतनी भी डिग्निटी नहीं है कि पहली बार अपनी बेटी को लेने के लिए खुद आए। लेकिन एक सेकंड, क्या उसके पेरेंट्स गरीब नहीं है? शायद उनके पास कोई गाड़ी भी नहीं होगी, इसलिए उन्होंने अपने किसी दोस्त को टूटी हुई कार में भेजो ताकि उन्हें उनकी बेइज्जती ना हो। वही मदन ने भी उसे ड्राइवर को देखा जिसने सूट पहना हुआ था, मगर उसका सूट पूरी तरह से खराब हो चुका था। उसके लुक्स को देखकर वह उम्र में काफी बड़ा लग रहा था। वह अनामिका का भाई नहीं हो सकता। क्या वह अनामिका का फादर है? शायद उसने किसी भंगार वाले से यह चलती फिरती गाड़ी ले ली ताकि शो ऑफ कर सके उसके पास भी गाड़ी है।
लेकिन ये सच है कि वह बिल्कुल काम का नहीं है और न ही उसे इतनी अमीर फैमिली के सामने ये नाटक करने की जरूरत है। भले ही गाड़ी के सामने रोल्स रॉयस का लोगो था, मगर मदन ने कभी भी अपनी जिंदगी में रोल्स रॉयस का यह मॉडल नहीं देखा था, इसलिए उसे लगा कि वह लोगो फेक होगा। अब तक आपने पढ़ा कि अनामिका 18 सालों से मेहता परिवार में रह रही है, लेकिन अचानक उसे पता चलता है कि वह मेहता परिवार की बेटी नहीं है और उसके असली माँ बाप के घर से एक ड्राइवर उसे लेने के लिए आता है। अब आगे, गाड़ी के एक्सीडेंट के बाद चेक करने में महेश के कपड़े गंदे हो गए थे। जैसे ही उसने मेहता परिवार के लोगों को मेंशन से बाहर आते हुए देखा, उसने गाड़ी की डिक्की से गिफ्ट बॉक्स निकले जो उसके सर में मेहता परिवार को देने के लिए कहे थे, लेकिन बदकिस्मती से उसे एक्सीडेंट की वजह से कुछ गिफ्ट बॉक्स पर चपटे हो गए थे जो दिखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे। शायद आप मिस्टर मेहता है। ड्राइवर ने मदन के पास जाकर उन बॉक्स को पॉलिटली देते हुए कहा, ये बस छोटे से गिफ्ट है यंग लेडी के पेरेंट्स की तरफ से। उन्होंने कहा है कि प्लीज आप इसे रख लीजिए, आप लोग कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। मदन ने हिचकिचाते हुए मनाकर कहा, अनामिका हमारी बेटी है, हम ये गिफ्ट, हमें आपके गिफ्ट नहीं चाहिए, बस उसे उसके घर ले जाए, उसकी फैमिली उसका इंतजार कर रही होगी। मीना ने उन्हें बीच में रोकते हुए कहा और महेश को बिना एक नजर देखे अंदर जाने लगी। उसने अपने मन ही मन उसने सोचा, इस तरह के पिचके हुए गिफ्ट बॉक्सेस के अंदर अच्छा कुछ कैसे हो सकता है। हमें उसके जैसे कचरे के ढेर की जरूरत नहीं है। जीविका ने अपनी सार्कास्टिक स्माइल को किसी तरह कंट्रोल किया और मीना के पीछे पीछे चली गई। उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि अनामिका के बायोलॉजिकल पेरेंट्स इतने गरीब होंगे, मगर वह बहुत खुश थी। मेहता परिवार के नौकर भी कभी अरविंद और गरीब नजरों से हुए ड्राइवर महेश और उनकी गिफ्ट को देख रहे थे। सिर्फ मदन ही वहां पर खड़ा था और उसने थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहा, सेफ जर्नी। मैं ये गिफ्ट नहीं ले सकता, आप प्लीज इन्हें अपने मालिक को वापस दे दीजिएगा। महेश समझ नहीं आया कि वह क्या बोले। उसके बॉस ने पक्का कहा था कि वह मेक श्योर करे कि मेहता परिवार यह गिफ्ट ले लेकिन मदन की बातों का मतलब था कि अनामिका और मेहता परिवार का हिस्सा नहीं है और वह एक बार अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के पास चली जाए तो उसका मेहता परिवार से कोई लेना देना नहीं होगा। मिस्टर मेहता प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिए इन गिफ्ट को। मिस्टर मेहता, ड्राइवर महेश उनसे कहना चाहते थे कि इन बॉक्स के अंदर कई लग्जरियस विला के पेपर, मोल के पेपर और 2-3 बैक कार्ड से जिसमें करोड़ों रुपए है और कुछ ऐसी मेडिसिन भी जिन्हें कहीं से नहीं खरीदा सब आ सकता है। लेकिन वह बस मदन को अंदर जाता हुआ देखता रहे तो वह कंफ्यूज एक्सप्रेशन के साथ चुप हो गए। लगता है कोई भी सचमुच मिस कपूर को पसंद नहीं करता, महेश ने मन ही मन सोचा। अनामिका ने कैजुअली उसे गाड़ी के दरवाजे को वापस अपनी जगह पर लगा दिया और बोली, चलिए चलते हैं। उसे गाड़ी में बैठे हुए देखकर महेश हैरान हो गया। क्या मिस कपूर ने सचमुच खुद गाड़ी का दरवाजा फिक्स कर दिया? लेकिन वह ऐसे कैसे कर सकती है? गाड़ी के अंदर बैठी हुई अनामिका कैजुअली खिड़की के बाहर देख रही थी और बाहर के नजरों का मजा ले रही थी। महेश अंकल रेयर व्यू मिरर से कभी कभी उसे देख ले रहे थे और जितना वह उसकी तरफ देखते उतना उन्हें अपनी मैडम की याद आती, क्योंकि उसकी मैडम भी बिल्कुल इसी तरह दिखती थी। क्या हम गांव में नहीं जा रहे हैं? मिशिका ने अचानक ड्राइवर की तरफ देखते पूछा, जिससे ड्राइवर अपने होश में वापस आया। उसने कहा, वह तो सर का होम टाउन है, लेकिन उनका घर तो साउथ मुंबई में है। मदन इतने सालों से मेहनत करता आया था और इतना पैसा कमाने के बाद भी वह अभी तक इस काबिल नहीं हो पाया कि वह साउथ मुंबई में अपने लिए एक घर ले पाए। अगर देश के अमीर लोगों से मदन की कंपैरिजन की जाए तो वह उनके आगे कुछ भी नहीं था, लेकिन गरीब लोगों से कंपैरिजन करने में वह काफी अमीर था। उसकी पर्सनल वेल्थ और प्रॉपर्टीज की कीमत कुल मिलाकर 100 करोड़ के आसपास होगी। इसकी वजह से ही उसकी वाइफ मीना इतनी एरोगेंट है और दूसरों को नीचे समझती है। वही जीविका अपने रूम में आई और इसी खिड़की से बाहर देखने लगी, लेकिन जो उसने बाहर देखा उसे वह शॉक हो गई। मॉम, वह गाड़ी उसका? क्या? मीना ने उसकी नजर का पीछा किया और बोला, जीवी मैं तुम्हें बता रही हूँ आपसे, और आज के बाद से तुम्हारा और अनामिका का कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। तुम आज से उसके अपनी बहन की तरह ट्रीट नहीं करोगे, तुम उसके नंबर को भी ब्लॉक करके डिलीट कर दो। अगर वह तुमसे पैसे लेने की कोशिश करे तो तुम बहाना बना देना, तुम उसे कोई पैसे नहीं दोगी, समझी? नहीं मॉम, मेरा मतलब था कि उनकी गाड़ी का नंबर प्लेट उन्हें देखकर लग रहा है कि वह लोग भी शहर से ही है, कोई गांव से नहीं, और उसके अलावा वह काफी अलग तरह का नंबर प्लेट है, जैसे स्पेशली बनाया गया हो। मीना ने उन लोगों की गाड़ी और नंबर प्लेट पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, मगर जीविका की बात सुनने के बाद उसने हंसते हुए कहा, जीवी तुम्हें पता है ना कि यह किसी भी नंबर प्लेट पर स्पेशल नंबर अमीर लोगों को ही मिलता है। अनामिका के परिवार पास के पास किसी गांव में रहता है। तुम्हें गलतफहमी हुई होगी, उसकी टूटी फूटी हुई गाड़ी पर एक अच्छा नंबर प्लेट कैसे हो सकता है? वही जब ड्राइवर महेश ने अनामिका को बताया कि उसके पेरेंट्स साओ मुंबई थ में रहते हैं तो वह हैरान हो गई।
वहां घर लेना काफी बड़ी बात थी। क्या हम पहले सिटी हॉस्पिटल चल सकते हैं? सिटी हॉस्पिटल साउथ मुंबई से ज्यादा दूरी पर नहीं था और वहां का बेस्ट हॉस्पिटल माना जाता था। अनामिका मिस, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? महेश ने पैनिक होते हुए कहा, अगर नहीं तो मैं जल्दी घर चलाता हूँ। नहीं, नहीं, मैं मेहता परिवार की दादी माँ से मिलना चाहती हूँ। पूरे मेहता परिवार में सिर्फ लक्ष्मी मेहता ही ऐसे इंसान थी जो सच में उससे प्यार करती थी। जो उन्हें पता चला कि अनामिका उनकी बायोलॉजिकल पोती नहीं है, तो उसे खबर को वह बर्दाश्त नहीं कर पाए और बीमार पड़ गई, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। महेश ने उम्मीद नहीं की थी कि अनामिका एक इतनी अच्छी बच्ची होगी, तो इसलिए उसने उसके रिक्वेस्ट मानते हुए उसे अस्पताल की तरफ लेना शुरू कर दिया और उसके मन में अनामिका का इंप्रेशन काफी अच्छा बन चुका था। 10 मिनट बाद महेश अंकल ने गाड़ी हॉस्पिटल के सामने पर की तो अनामिका बोली, प्लीज आपको यही आसपास कहीं मेरा इंतजार करिएगा। जी जरूर, महेश ने जवाब दिया। वही सिटी हॉस्पिटल के रूम नंबर 301 में एक बूढ़ी औरत जिनके सारे बाल सफेद हो चुके थे वह लेटी हुई थी और लंबी बीमारी के कारण उनका चेहरा मुरझा गया था और वह बहुत पतली हो गई थी। अनामिका अंदर आई तो वह अभी भी गहरी नींद में थी और उसकी आंखें बंद थी और चेहरा एक्सप्रेशन लेस। उनकी रिंकल्स और चेहरे की उदासी बता रही थी कि वह कितनी नाखुश है। अनामिका धीरे धीरे चलते हुए उनके पास गई और उन्हें देखकर उसे बहुत बुरा लगा। उसकी एनर्जेटिक दादी माँ इस तरह कैसे हो गई? अनु, एक यंग डॉक्टर उसे पेशेंट को अंदर चेक करने के लिए आए तो उन्हें देखते हुए उन्होंने कहा, तुम टाइम पर आई हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इतना कहकर उसने अपना सर उठाकर अनामिका की तरफ देखा तो उसकी अट्रैक्टिव आंखें जाकर डायरेक्ट अनामिका को देख रही थी और उस डॉक्टर ने कहा, तुम जानती हो ना, हम कट हार्ट डिजीज ट्रीटमेंट से इनके इलाज कर रहे हैं। हमने इफेक्ट्स बढ़ाने के लिए डोजे से इसको थोड़ा बढ़ा दिया है, लेकिन अभी भी कुछ भी असर नहीं कर रहा है। तुम किसी और से बेहतर जानती हो, इस तरह की बीमारी की अंत में इंसान का दिल काम करना बंद कर देता है। इनको देखकर भी ऐसा लग रहा है जैसे अब इनके अंदर जीने की इच्छा ही नहीं है और वह अब जीना नहीं चाहती है। मुझे तो चमत्कार ही लग रहा है कि। लेकिन वह डॉक्टर अपनी बात खत्म कर पाता उससे पहले ही अनामिका ने अपने पर्स से एक छोटा सा बोतल निकालकर उसकी तरफ फेंका, लेकिन उसकी नजरें अभी भी लक्ष्मी दादी पर बनी हुई थी। क्रुक स्ट्रेंथ। राघव ने बहुत मुश्किल से उसे दवाई का नाम पढ़ा तो वह शॉक में चला गया और फिर बहुत मुश्किल से अपने होश में आया और उसने पूछा, अनु, तुम्हें ये कहाँ से मिला? यह क्या वह मिस्टीरियस ड्रग नहीं है जो पिछले कुछ टाइम से ब्लैक मार्केट में तहलका मचाया हुआ है कि यह हॉट पेशेंट पर चमत्कार की तरफ काम करता है? सिर्फ एक पिल की कीमत लाखों में है, लेकिन इसका ऊंचा दम ज्यादा बड़ी बात नहीं है मैनन। बात यह है कि यह चीज सुपर रेयर है। सिर्फ एक पिल का ऑप्शन हर एक महीने होता है। तो अनु को इतनी रेयर आइटम मिली कहाँ से? उस मेहता परिवार में तुम्हें कितनी बुरी तरह ट्रीट किया। मुझे तो लगता है कि तुमने उनके लिए बहुत कुछ कर लिया है, इसकी सच में कोई जरूरत नहीं। इतना कहते कहते राघव रुक गया क्योंकि अनामिका बहुत ही खतरनाक नजरों से उसे घूर रही थी। क्या मैंने कुछ गलत कहा? उनका खुद का बेटा, इनका खुद का खून भी इनका उतना ध्यान नहीं रखता है जितना तुम रखती हो। 6 महीने पहले राघव एक मेडिकल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ और सिटी हॉस्पिटल में इंटर्नशिप के लिए आया था। उसका परिवार सालों से मेडिकल फील्ड में ही था और जिनकी काफी रिस्पेक्ट भी की जाती थी, जिसकी वजह से वह थोड़ा एरोगेंट और कुकी हो गया था। लेकिन जब वह अनामिका से मिला तब जाकर यह रिलायंस हुआ कि उसे भी बेहतर कोई है। एक बार जब वह एक बहुत ही परिसर केस स्टडी कर रहा था तो वह कई रात तक सोया नहीं था उस केस को स्टडी करते हुए, लेकिन फिर भी उसे कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। लेकिन अनामिका ने सिर्फ एक बार उसे फाइल को देखा और सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही कुछ ही सेंटेंस में उसे एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन बता दिया। एक बार और अनामिका ने सिर्फ ग्रेजुअली एक पेशेंट के चेस्ट एक्स-रे और सीटी स्कैन को देखा और कह दिया कि उसे पेशेंट को लॉन्ग कैंसर है, जबकि इसका अंदाजा किसी ने नहीं लगाया था। ऐसे कई इंसिडेंट राघव और अनामिका के बीच में हो चुके थे और वह सबसे ज्यादा लक्ष्मी जी के इंसिडेंट को एडमिरे करता था। तो क्योंकि एक औरत जो ऑलरेडी मौत की कगार पर है, अनामिका हर बार उसे मौत के मुंह से खींच कर ले आती है। अगर वह भी कोशिश करता तो वह लक्ष्मी जी को बचा नहीं पाता। अनामिका को देखकर लगता है कि वह सिर्फ एक हाई स्कूल स्टूडेंट है, लेकिन फिर भी वह हमेशा उसे शॉक करती रहती है, जिससे धीरे धीरे उसका एरोगेंस टूटकर बिखर चुका है। इन 6 महीना की इंटर्नशिप में राघव ने अनामिका के चमत्कारों के अलावा ये भी अपनी आंखों से देखा है कि मेहता परिवार उसे कितनी बुरी तरह निग्लेक्ट कर देता है, जिससे राघव को बहुत बुरा लगता है और जल्दी वह दोनों दोस्त बन गए। वो जानता था कि लक्ष्मी जी के कंडीशन का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है हॉट ट्रांसफर, लेकिन उनकी ओल्ड एज और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से वह सर्जरी नहीं पाएंगे। अब अनामिका ने जब उन्हें ग्रुप स्ट्रेंथ दे दी है, तो उसे उम्मीद है कि उनकी फिजिकल कंडीशन काफी इम्प्रूव हो जाएगी, वरना वह किसी भी वक्त मर सकती थी।
लेकिन मेहता परिवार में से किसी को भी इस बात की खबर तक नहीं थी। उन्हें बस यही लगता था कि अस्पताल के बिल भर देने से और लक्ष्मी जी को एक्सपेंसिव वार्ड में रख देने से उनके लिए जिम्मेदारी खत्म हो गई है। अगर मेहता परिवार कोई है इनका ध्यान रखना होता ना तो वह लोग पक्का इनके ऊपर कुछ लाख रुपए भी खर्च नहीं करते। ऑलराइट, इन पर अच्छे से नजर रखना। अनामिका ने अपनी लक्ष्मी दादी की तरफ देखा और प्यार से मुस्कुराकर बोली, दादी मुझे जाना होगा। वह यहाँ ज्यादा देर रह नहीं सकती थी। अगर लक्ष्मी दादी उठ गई और उन्होंने उसे देख लिया तो वह और उदास हो जाएंगी। अगर उनकी कंडीशन और बिगड़ गई तो हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। राघव ने उसे देखा और धीरे से बोला, मैं समझ गया, तुम चिंता मत करो। अनामिका ने धीरे से हाँ में सर हिलाया और अपनी दादी की तरफ देखा। भले ही उसे बहुत कुछ कहना था और बहुत ही बातें करनी थी अपनी दादी से, मगर वह फिर भी रूम नंबर 301 से निकल गई। वहीं दूसरी तरफ कुछ डॉक्टर और नर्स आसपास भाग रहे थे और वह बहुत बेचैन थे। क्या हो रहा है? देवेंद्र जी की कंडीशन अचानक से इतनी सीरियस कैसे हो गई? वह कई दिनों से अपनी दवाएं लेने से मना कर रहे हैं और फोर्स कर रहे हैं कि उनका पोता आएगा तभी वह दवाएं लेंगे। क्या बकवास है। जैसे ही अनामिका रूम नंबर 301 से निकली उसे वह किसी एक डॉक्टर से टकरा गई। उन लोगों को रूम नंबर 306 की तरफ भागता हुआ देखकर अनामिका भी थोड़ी सी आगे बढ़ी तो उसने देखा कि एक 70-75 साल के ओल्ड इंसान बेड पर लेटे हुए हैं और उनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। जिसे देखकर अनामिका खुद को रोक नहीं पाई और अंदर आ गई। इन्होंने जानबूझकर अपनी दवाएं बंद कर दी है। क्या यह अपनी जान से नहीं खेल रहे हैं? अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हम उनकी फैमिली को बता दें? उनके फैमिली मेंबर्स और रास्ते में ही है। हमें उनके आने का इंतजार करना होगा और उन्हें डिसाइड करने देना होगा कि ऑपरेशन करना है या फिर नहीं। अनामिका जो रूम नंबर 306 के दरवाजे पर शांति से खड़ी थी उसने धीरे से कहा, जब तक उनकी फैमिली यहाँ आएगी तब तक ये ऑलरेडी इतनी सिचुएशन खराब हो चुकी होगी कि बचाया नहीं जा सकेगा। जो डॉक्टर पूरी तरह से पैनिक हो चुके थे उन्होंने आवाज की दिशा में देखा तो वहां पर एक यंग लड़की खड़ी थी जो लगभग 19 साल की होगी और बिल्कुल शांत चेहरे के साथ उन्हें देखी जा रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल ब्राइट और क्लियर और नजरें सख्त। छोटी बच्ची, तुम्हें क्या पता है? एक मेल डॉक्टर ने उसे देखते हुए कहा क्योंकि उन्हें लगा कि एक बच्ची है। यह उनकी हालत बहुत सीरियस है। अगर हम श्योर होते तो हम अभी उन्हें बचा लेते। वह लोग उनकी फैमिली का इंतजार सिर्फ इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अनामिका ने एक आईब्रो उठाकर उन्हें देखा और कैजुअली पूछा, रोपेटिक हार्ट डिजीज, क्या ये इतनी सीरियस बात है? तुम इन्हें देखकर बता सकती हो कि नहीं कौन सी डिजीज है? वह डॉक्टर हैरान हो गया और एक फीमेल डॉक्टर जो थोड़ी उम्र में बड़ी थी वह भी हैरान हो गई और उसने पूछा, क्या इस बच्ची को मेडिसिन आता है? अब जब तुम्हें पता चल गया है कि यह रिमोट टैक्स हार्ट डिजीज है तो तुम्हें ये भी पता होगा कि यह किस तरह की डिजीज है। इसमें एक हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी की जरूरत होती है और इन जहां तक बात रही, उनकी यह पहली बार नहीं होगा जो वह सर्जरी करवाएंगे, उस मेल डॉक्टर ने एक्सप्लेन किया। अनामिका ने अपना सर उठाकर उन्हें देखा। इनको कई सारी सर्जरी की जरूरत पड़ी है। इसका मतलब यह है कि आप लोगों ने ठीक से इनका इलाज करने के लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं किया। इसकी वजह से ही इन्फेक्शन और प्रीवियस ईयर लीकेज हुआ है। उसकी बातें सुनकर सारे डॉक्टर हैरान हो गए। क्या ये छोटी लड़की सचमुच मेडिसिन जानती है? इससे प्रीवियस ईयर के बारे में पता है? बेड पर लेटे हुए ओल्ड इंसान ने अपनी दवाएं अपने मन से बंद कर दी थी जिसकी वजह से एंटीबायोटिक उसे नहीं हो पाए और इन्फेक्शन और प्रावलिया लेकर हो गया। तुम लोग एक छोटी बच्ची के साथ बहस क्यों कर रहे हो? कितना वक्त लगेगा पेशेंट की फैमिली को यहाँ आने में? जिस उम्रदराज डॉक्टर ने कहा उनका नाम विजय था, जो यहाँ के मोस्ट सीनियर हार्ट स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने काफी अथॉरिटी के साथ बात कही। डॉक्टर विजय, उनको बात करता हुआ देखकर रूम के सारे डॉक्टर डर जरूर गए लेकिन फाइनली किसी ने हिम्मत इकट्ठा करके कहा, उनकी फैमिली रास्ते में ही है, वह लोग 20 मिनट के अंदर यहाँ पहुँच जाएंगे। 20 मिनट बहुत ज्यादा हो गया है। डॉक्टर विजय ने अपने दिमाग में ही कैलकुलेट किया, देवेंद्र जी 20 मिनट तक और बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उन्होंने अमेरिका में और अलग अलग कोई देश में कई सारे रिप्लेसमेंट सर्वजारिज करवाए हैं, लेकिन उसके तुरंत बाहर उन्हें इन्फेक्शंस या फिर वैल्यूएबल लीक हो जाते, जिसकी वजह से उन्हें एक और रिप्लेसमेंट सर्जरी करवानी पड़ती है। इस बार भी उनके साथ यही हुआ है कि उनकी सर्जरी के बाद जैसे ही वह इंडिया लौटे जल्दी ही उनके घाव में इन्फेक्शन हो गया और वैल्यू वापस से लीक करना शुरू हो गया था, जिसके लिए आगे की प्रोसीजर के लिए वह अब्रॉड नहीं जा सके। इसलिए उन्हें इसी शहर के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए भर्ती कराया गया है। सिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर का कार्डियक सर्जरी में काफी नाम था पूरे देश में और डॉक्टर विजय की सर्जरी स्किल काफी अच्छी थी।
उन्होंने ही इस बार भी देवेंद्र जी का ऑपरेशन किया, लेकिन ऑपरेशन के ठीक के बाद ही देवेंद्र जी को फिर से इन्फेक्शन हो गया और फिर उन्हें एक और सर्जरी की जरूरत है। अब उनकी कंडीशन और बहुत बुरी तरह खराब हो चुकी है। भले ही थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट के बाद उनके सिम्टम्स कंट्रोल में है, लेकिन इस वक्त उनके जो सिम्टम्स है वह हार्ट फेलियर के निशान दिखा रहे हैं और कुछ रिसेंट एग्जामिनेशन से डॉक्टर विजय को ये भी पता है कि देवेंद्र जी की हालात बहुत क्रिटिकल है। अगली सर्जरी के सक्सेस होने के चांसेस 10% से भी कम है। इसलिए वह लोग इस वक्त उनकी फैमिली के आने का इंतजार के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए।